स्टडी विथ मयंक, माई सेल्फ शांति। तो फ्रेंड्स चलिए आज हम चैप्टर 3 देखते हैं। हमारा चैप्टर 3 है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। फ्रेंड्स इस चैप्टर में हम जानेंगे कि संश्लेषित रेशे क्या होते हैं, ओके, और प्लास्टिक क्या होते हैं। फ्रेंड्स हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था किसके बारे में, तो पादप रेशों और जंतु रेशों के बारे में, ओके। तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स हम जो कपड़े पहनते हैं वो फैब्रिक से बने होते हैं। फैब्रिक मतलब फैब्रिक को अगर हम तोड़े तो उसका अर्थ निकलता है फाइबर। फाइबर मतलब रेशे, है ना। तो हम जो कपड़े पहनते हैं वो फैब्रिक से निर्मित होते हैं, और जो कपड़े हैं वो प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों स्रोतों से प्राप्त होते हैं, है ना। तो प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो जो कपास से हम वस्त्र बनाते थे रेशे प्राप्त करके, वो प्राकृतिक स्रोत कहलाए। और जंतु स्रोत भी जानते हो आप, मतलब जंतुओं से प्राप्त, जैसे कि रेशम और ऊन, वो जंतुओं से प्राप्त होते थे। इसी तरह आज हम जानेंगे संश्लेषित रेशे या कृत्रिम रेशे, ओके। तो ये भी फाइबर से बनाए जाते हैं, ओके। तो फ्रेंड्स कुछ आप नाम बता सकते हो कि फाइबर से, मतलब ये जो संश्लेषित फाइबर है उनसे कौन कौन से प्रकार के कपड़े बनाए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा, कपास, ऊन, रेशम आदि पौधों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं। उसी तरह संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशे, मतलब जो संश्लेषित रेशे हैं वो मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। इसलिए इन्हें मानव निर्मित रेशे या संश्लेषित रेशे कहते हैं। तो समझ में आया, संश्लेषित रेशे मतलब मानव निर्मित रेशे, ओके। तो चलिए अब देखते हैं संश्लेषित रेशे क्या है। हमारा 3.1 है संश्लेषित रेशे क्या है। फ्रेंड्स आपने माला देखी है ना, जो धागों के अंदर एक एक मोती को पिरोकर माला बनाई जाती है ना। तो ठीक इसी प्रकार से छोटे छोटे इकाइयों को मिलाकर, मतलब उनकी एक श्रृंखला बनाई जाती है, ठीक है। तो जैसे कि आप माला को देखें, माला में एक एक मोती पिरोया गया तो वो माला की पूरी लड़ी बन गई। इसी तरह एक संश्लेषित रेशा जो है वो भी छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाते हैं, जो बहुलक या पॉलीमर कहलाते हैं, ओके। बहुलक मतलब छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना हुआ, ठीक है। पॉलीमर ग्रीक भाषा के दो शब्दों पॉली और मर से मिलकर बना है। और पॉली का अर्थ होता है अनेक, मर का अर्थ होता है भाग अथवा इकाई, ठीक है। अनेक इकाइयों से बनी हुई, ओके। अतः एक पॉलीमर या एक बहुलक बहुत सी इकाइयों को दोहराने से बनता है, ठीक है। फ्रेंड्स प्रकृति में पाए जाने वाले बहुलक मतलब सेलुलोज के बारे में तो आप जानते ही हो। और सेलुलोज क्या है, ये ग्लूकोज की इकाइयों से निर्मित होता है, ओके। सॉरी फ्रेंड्स हमारा 3.2 है संश्लेषित रेशों के प्रकार। अब हम जानेंगे कि संश्लेषित रेशों के कौन कौन से प्रकार हैं। तो हमारा पहला है रेयॉन। फ्रेंड्स आपने चैप्टर 7th क्लास के चैप्टर में पढ़ा था कि रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है, क्या प्राप्त किया जाता है, रेशम। किससे प्राप्त किया जाता है, रेशम कीट से। और इसकी खोज कहाँ हुई थी, तो चीन में हुई थी, है ना। और इसे लंबे समय तक कड़ी सुरक्षा में गोपनीय रखा गया था। और रेशम रेशे से प्राप्त बहुत महंगा होता था उससे जो प्राप्त कपड़े हैं वो। फिर भी इसकी जो सुंदरता है, बनावट है, वो सभी लोगों को बहुत पसंद आती थी, है ना। तो रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन उनको सफलता कब मिली, तो 19वीं शताब्दी के अंतिम में, ठीक है। तो जो वैज्ञानिक हैं वो रेशम के समान गुण वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त किए, ओके। तो इस प्रकार से रेयान या रेशा जो है वो किससे बनाया जाता है, तो रेयान रेशा काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया जाता है। काष्ठ लुगदी मतलब एक, काष्ठ मतलब लकड़ी, लुगदी मतलब लुगदी समझते हो आप, जैसे कि आटे का लोई होता है, गीला गीला, सेम उसी प्रकार का एक लुगदी होता है, ठीक है। और उसी के रासायनिक उपचार के द्वारा रेयान प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। और ये जो रेयान है वो कृत्रिम रेशा कहलाता है, क्योंकि इसको हमारे द्वारा बनाया जाता है, मतलब मनुष्यों द्वारा बनाया जाता है। और फिर भी ये जो रेयान है वो प्राकृतिक
उसका प्राकृतिक स्रोत क्या है, काष्ठलुगदी, है ना, उसी से इसको प्राप्त किया जाता है। और यह एक मानव निर्मित रेशा है, ठीक है। और ये रेशम से सस्ता होता है, परंतु इससे रेशम के जो रेशे हैं उसी के समान इसको भी बुना जा सकता है, ठीक है। इसको रंगों से रंगा भी जा सकता है। रेयान को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें और ऊन के साथ मिलाकर कालीन या गलीचा बनाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरा है नायलॉन। चलिए अब नायलॉन के बारे में जानते हैं। तो नायलॉन भी एक मानव निर्मित रेशा है और सन 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल, मतलब बिना किसी पौधे या जंतु से प्राप्त किसी कच्चे माल के उपयोग के बिना इसको बनाया गया। इसका निर्माण कोयला, जल और वायु से किया गया, ठीक है। इसका निर्माण कोयला, जल और वायु से किया गया, ठीक है। और ये क्या है, यही प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। ओके, तो नायलॉन क्या है, ये एक प्रबल रेशा है। ये प्रत्यास्थ होता है, मतलब इसको खींचा जा सकता है, जितना खींचेंगे ये टूटता नहीं है जल्दी, बहुत ही मजबूत होता है, ठीक है। और ये हल्का होता है, ये चमकीला और धोने में भी आसान है। और इससे जो कपड़े निर्माण होते हैं, जो कपड़े बनाए जाते हैं, वो काफ़ी प्रचलित भी है। आप लोग जैकेट वगैरह पहने होंगे, और नायलॉन जो है उसके सॉक्स, मतलब मोजे बनाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसका गुण लिखा है प्रबल, प्रत्यास्थ व हल्का, मतलब ये इसका काफ़ी अच्छा गुण है। चलिए आगे देखते हैं। इसका उपयोग कपड़ों का निर्माण, पैराशूट, चट्टानों पर चढ़ने वाले रस्से, जुराबे और जो घरेलू यूज़ के जो रस्से होते हैं, तंबू है, दांत साफ करने का ब्रश, कारों की सीट के पट्टे, स्लीपिंग बैग, पर्दे आदि बनाए जाते हैं। फ्रेंड्स, आपने एक ताँत बोलते हैं जिसको, ताँत घरेलू यूज़ का जो काम आता है, वो सेम इसी प्रकार के किससे बनता है, तो वो नायलॉन से बना होता है। और ताँत से सिलाई भी की जाती है, जो काफ़ी मजबूत होते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स, ये इतना मतलब मजबूत होता है कि इससे पैराशूट और चट्टान में चढ़ने वाली रस्सी भी बनाई जा सकती है, ठीक है। फ्रेंड्स, हम घर में भी बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने ये बताया। तो ये सब किससे बने होते हैं, तो ये नायलॉन से बने होते हैं, और ये काफ़ी मजबूत होता है, ठीक है। तो अब चलिए आगे देखते हैं। यह एक नायलॉन का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल हो सकता है, मतलब ये इतना मजबूत होता है कि इस्पात के तार, मतलब इस्पात मतलब लोहे की तार या फिर किसी स्टील के तार से भी मजबूत हो सकता है। ओके, तो हमारा अगला है सी, पॉलिएस्टर और एक्रेलिक। फ्रेंड्स, अब हम पॉलिएस्टर और एक्रेलिक के बारे में जानेंगे। तो पॉलिएस्टर एक और मतलब अन्य संश्लेषित रेशा है। इस रेशे से बने कपड़े में सिलवटें नहीं आती, ठीक है। क्या होता है, इसमें सिलवटें नहीं आती, ये सपाट रहता है और सरलतापूर्वक धुल जाता है, मतलब इसको आसानी से धोया जा सकता है। इसलिए इसका उपयोग किसमें किया जाता है, तो कपड़े बनाने में किया जाता है, ठीक है। और फ्रेंड्स, ये जो पॉलिएस्टर है उसके जो कपड़े हैं वो काफ़ी सुंदर भी होते हैं। कई जो कमीज़ वगैरह बनाए जाते हैं, है ना। और फ्रेंड्स, इसी प्रकार से टेरेलिन से बहुत महीन रेशों में खींचा जा सकता है, जिन्हें फिर से तंतु समान बुना जा सकता है। ये जो टेरेलिन है वो भी एक प्रकार का पॉलिएस्टर ही है, ओके। और इसको रेशे की तरह खींचा जा सकता है और इससे भी कपड़ा बनाया जा सकता है, ठीक है। तो हमने पॉलिएस्टर और टेरेलिन के बारे में पढ़ा। अब देखते हैं ये पेट क्या होता है। तो पेट एक बहुत ही मतलब जिसको सभी जानते हो आप लोग, पेट क्या होता है। तो ये भी एक प्रकार का पॉलिएस्टर है। इसका उपयोग किस में किया जाता है, बोतल बनाने में, बर्तन, फिल्म, तार व अन्य बहुत से उत्पादों के निर्माण में होता है। तो पेट एक तरह का पॉलिएस्टर है ना। पॉलिएस्टर मतलब जो पॉली और एस्टर की बहुत सारी श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो पॉलिएस्टर, पॉली प्लस एस्टर, एस्टर एक रसायन है, जानते हो आप एस्टर क्या है ना। एस्टर फलों को गंध प्रदान करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसकी जो एस्टर की जो इकाइयाँ हैं उनको
रसायन के द्वारा जोड़कर एक श्रृंखला बनाई जाती है और एस्टर वे रसायन है जो फलों को गंध प्रदान करते हैं। ठीक है, इससे निर्मित कपड़े क्या कहलाते हैं? पॉलीकाट या पॉलीवूल या टेरिकॉट अनेक नामों से जाने जाते हैं। जैसे टेरिकॉट के कपड़े तो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हैं, है ना। आजकल हर कोई टेरिकॉट के ही कपड़े पहनना पसंद करता है, जबकि सूती के कपड़े इससे थोड़े महंगे होते हैं। जो टेरिकॉट हैं उसके कपड़े काफ़ी सस्ते होते हैं। चलिए अब देखते हैं ये पॉलीकाट क्या है। तो पॉलीकाट कपास और पॉलिएस्टर को मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है, और पॉलीवूल मतलब पॉलीवूल में पॉलिएस्टर और ऊन का मिश्रण है। नाम से ही पता चल रहा है कि ऊन मिला हुआ है इसमें, मतलब ऊन मिलाकर बनाया गया। पॉलीकाट मतलब कपास और पॉलिएस्टर मिलाकर बनाया गया। ठीक है फ्रेंड्स, हम सर्दियों में जो स्वेटर पहनते हैं या जो शाल कंबल का उपयोग करते हैं उनमें बहुत से मतलब वो प्राकृतिक ऊन से नहीं बने होते, वे ऊन के जैसे दिखाई देने वाले इन पदार्थों से मतलब संश्लेषित रेशों से तैयार किए जाते हैं। ठीक है, और इनको क्या बोला जाता है? तो ऊन के समान दिखाई देने वाला रेशा एक्रेलिक कहलाता है। एक्रेलिक के बारे में आप सभी ने सुना होगा। और ये एक्रेलिक क्या है? सॉरी, एक्रेलिक काफ़ी सस्ता होता है ना। और ये जो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किए जाने वाले ऊन हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं, जबकि एक्रेलिक से बनी वस्तुएं बहुत ही सस्ती होती हैं, मतलब उनकी अपेक्षा सस्ते होते हैं। और ये इनकी रंगाई भी मतलब ये अनेक अनेक रंगों में प्राप्त हो जाते हैं। जो ये एक्रेलिक हैं उनको बहुत ही रंगीन मतलब अच्छे अच्छे रंगों में हम इसको बनाया जाता है, इसके जो कपड़े हैं उसको। ठीक है, काफ़ी आकर्षक होते हैं। और ये जो संश्लेषित रेशे हैं ये मतलब प्राकृतिक रेशे से अधिक टिकाऊ होते हैं और सभी लोगों के पहुंच के भीतर होते हैं, जिसे प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा ज़्यादा लोकप्रिय हैं, लोगों के बीच फेमस है। ओके सॉरी फ्रेंड्स, आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो रेशे हैं प्राकृतिक रेशे हैं उनको अगर जलाया जाए तो क्या होता है। तो फ्रेंड्स आप ये जो संश्लेषित रेशे हैं उनको जलाएंगे तो क्या होगा? तो आप पाएंगे कि ये जो संश्लेषित रेशे हैं वो प्राकृतिक रेशों से अलग हैं। आप ये भी देखेंगे कि जो संश्लेषित रेशे हैं उनको गर्म करने पर वो पिघल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा है संश्लेषित रेशे गर्म करने पर पिघल जाते हैं। और जो ये संश्लेषित रेशों का एक हानिकारक गुण है समझो, है ना। यदि कपड़ों में आग लग जाती है तो बहुत ही भयानक हो सकता है ना। कपड़े पिघल जाते हैं और जो पहनने वाला व्यक्ति है उसके शरीर से चिपक जाते हैं। इसलिए ये जो संश्लेषित रेशे हैं उससे बने जो कपड़े हैं उनका यूज़ हमें जैसे लैब वगैरह है, प्रयोगशाला है या रसोई घर में है उस मतलब रसोई घर में काम करते समय संश्लेषित वस्त्र का उपयोग नहीं करना चाहिए, मतलब नहीं पहनना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो संश्लेषित रेशे हैं अगर आप उनको जला के देखोगे तो वो मतलब पिघल जाते हैं। ओके, बस कहने का यही मतलब है। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे कि ये नेक्स्ट पॉइंट कुछ रेड कलर में लिखा है, मतलब इम्पॉर्टेंट है। सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं से विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं। फ्रेंड्स हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि पेट्रोलियम कैसे प्राप्त किया जाता है और उसके द्वारा मतलब कैसे अनेक पदार्थ बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल, मतलब इसका मुख्य पदार्थ क्या है, मेन सब्सटेंस क्या है, तो पेट्रोलियम है। ओके, तो उसी के कच्चे माल होते हैं, उसको पेट्रो रसायन कहते हैं। ठीक है, और इसी को अनेक प्रक्रमों के द्वारा ये संश्लेषित रेशे बनाए जाते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। 3.3 संश्लेषित रेशों के गुण धर्म। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे कि ये जो संश्लेषित रेशे हैं उनके गुण क्या क्या हैं। फ्रेंड्स मान लीजिए आप कल्पना कीजिए कि आज बारिश का दिन है और आप किसी प्रकार का छाता वगैरह मतलब नहीं है आपके पास, और जो संश्लेषित रेशे हैं इनका एक मेन ये गुण होता है कि ये जो इससे जो कपड़े बने होते हैं वो मतलब
पानी में भीगते देर से हैं, पर अगर हम उसको सुखाएं तो वो जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका एक बहुत अच्छा गुण है। फ्रेंड्स, अगर आप कॉटन को और एक टेरिकॉट को 2 बीकर में डालोगे जिसमें पानी भरा होगा, तो जो कॉटन है वो ज़्यादा मात्रा में पानी सोखेगा, जबकि टेरिकॉट है बहुत कम पानी सोखेगा। और अगर आप दोनों को सुखाते हो तो जो कॉटन के कपड़े हैं वो काफ़ी देर में सूखेंगे, पर जैसे ही आप जो टेरिकॉट के कपड़े हैं उसको 1-2 बार झाड़ोगे तो झाड़ते ही सूख जाते हैं। तो ये क्या है, ये इसका एक अलग बहुत अच्छा गुण है, समझो, है ना। तो ये मतलब जल्दी सूख जाते हैं, अधिक मतलब चलाऊ हैं, कम महंगे हैं, आसानी से मिल जाते हैं, इनका रख रखाव भी सुविधाजनक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के रेशे अपनी प्रबलता, जल और चूषण क्षमता मतलब वही मैंने जो बताया, जो जल सोखने की क्षमता है वो दहन प्रकृति मतलब जलने का जो गुण है, मूल्य मतलब कीमत, इसके कीमत भी कम है, चिरस्थायित्व मतलब ये जल्दी फटते नहीं हैं, है ना, आदि गुणों में परस्पर भिन्नता रखते हैं। ठीक है, मतलब अलग अलग प्रकार के कपड़ों की जो गुण है वो अलग अलग होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम देखेंगे 3.4 प्लास्टिक। फ्रेंड्स, हमने संश्लेषित रेशों के बारे में जान लिया, अब हम प्लास्टिक के बारे में जानेंगे कि प्लास्टिक होते क्या हैं। तो फ्रेंड्स, हम घर में जो डेली यूज़ में काम में आने वाले बहुत से वस्तु जो हैं वो हमारे प्लास्टिक के ही बने होते हैं, है ना। और जो ये प्लास्टिक हैं वो किससे बने होते हैं, तो ये भी एक तरह से संश्लेषित रेशे की तरह ही प्लास्टिक के एक बहुलक हैं। ओके, जैसे कि संश्लेषित रेशे बने होते हैं उसी तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। ओके, सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था अलग अलग होती है, मतलब ये जो प्लास्टिक हैं वो अलग अलग तरह के हो सकते हैं। हम आगे जानेंगे कि किस किस प्रकार के प्लास्टिक होते हैं। ठीक है, कुछ में रेखीय, कुछ में तिर्यकबद्ध या क्रॉस होती है। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो, रैखिक मतलब इनकी संरचना के बारे में बताया गया है कि जो प्लास्टिक के पॉलीमर्स हैं वो किस तरह से जुड़े हुए होते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको रैखिक संरचना बोलते हैं। और ये जो है ये क्रॉसबद्ध या तिर्यक संरचना, आप देख रहे हो इसमें ये एक दूसरे से किस तरह से जुड़े हुए हैं, है ना। तो इधर और इसके पॉलीमर्स जुड़े होंगे, इधर भी पॉलीमर्स जुड़े होंगे, इस तरह से इसकी क्रॉसबद्ध संरचना होती है। ठीक है, तो और जो प्लास्टिक की वस्तुएं हैं इसको किसी भी आकार और साइज में बदला जा सकता है। ठीक है, जैसे कि कुर्सी बनाना, बाल्टियाँ बनाना, तो आपको मतलब आश्चर्य होता होगा कि ये कैसे संभव है ना। तो ये जो प्लास्टिक है वो आसानी से किसी भी सांचे में इसको ढाला जा सकता है, अर्थात इसको किसी भी आकार में बदला जा सकता है। और फ्रेंड्स, जो प्लास्टिक है उसका पुनः चक्रण भी किया जा सकता है। ठीक है, पुनः चक्रण मतलब रिसाइकल। जैसे कि कोई प्लास्टिक की चेयर है वो टूट गई तो आप उसको रिसाइकल भी कर सकते हो, मतलब आप घर में नहीं कर सकते, पर अगर इस प्लास्टिक को आप उस कारखाने में भेज दो जहाँ पर प्लास्टिक की चीज़ें बनती हैं, तो वो जो कारखाना है वो इस टूटे हुए चेयर को पिघलाकर फिर से एक नई चेयर में बदल सकता है। ठीक है, तो मतलब इस तरह से उसका पुनः चक्रण हो जाता है ना। और फ्रेंड्स, ये जो प्लास्टिक है इसको बेलकर मतलब इसको समतल बनाया जा सकता है, बेलकर चद्दरों में बदला जा सकता है। जैसे कि जो हमारे छत पर जो शीट वगैरह लगे होते हैं, प्लास्टिक की शीटें आती हैं आजकल, तो इनको इसी तरह से बनाया जा सकता है। इनको मतलब जो प्लास्टिक है इनकी तारें भी बनाई जा सकती हैं, इनके पाइप बनाए जा सकते हैं, और इनके यूज़ भी बहुत सारे हैं अलग अलग पदार्थों मतलब अलग अलग चीज़ों को बनाने के लिए, जैसे कुर्सी, बाल्टियाँ, खिलौने और पाइप। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने प्लास्टिक के बारे में जाना। अब जैसे कि हम ये इसके बारे में देखते हैं पॉलीथीन क्या होता है। ठीक है, तो पॉलीथीन, पॉली प्लस एथीन, एथीन एक रसायन है ना। तो प्लास्टिक का जो पॉलीथीन है वो भी एक प्लास्टिक का ही उदाहरण है। जो सामान्य उपयोग में आने वाले जो पॉलीथीन हैं
पॉलीथीन की जो थैलियाँ हैं उसको बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब आप मान लो आप कोई प्लास्टिक के टुकड़े को लीजिए, कोई भी प्लास्टिक की चीज़ है, मान लो आप प्लास्टिक की गिलास लेते हो और उसको अगर मोड़ने की कोशिश करते हो तो या तो वो टूट जाएगी, या फिर कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जो टूटते नहीं हैं, है ना, या किसी को बिल्कुल आसानी से तोड़ा या मोड़ा जा सकता है ना। तो या फिर किसी को तोड़ने के लिए थोड़ा बल लगाना पड़ता है। और कई प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिसमें अगर हम गर्म पानी अगर डाल दें तो वो पिघल जाती है, मतलब बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो ऐसे प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाते हैं, सरलतापूर्वक मुड़ जाते हैं, थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। थर्मोप्लास्टिक मतलब इनमें जो गर्मी वगैरह है उसको सहन करने की क्षमता नहीं होती। ठीक है। इनमें अगर हम मान लो एक थर्मोप्लास्टिक की बॉटल है, अगर उसमें हम पानी डालें तो वो पिघल जाती है या बिल्कुल आसानी से मुड़ जाती है। जैसे कि हाँ, आप ट्रेन वगैरह में जो पानी की बॉटल मिलती है, अगर उसी में खूब गर्म पानी डाल दोगे तो वो पिचक जाएगा, है ना, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। तो वो क्या है, उसको थर्मोप्लास्टिक कहा जाता है। ठीक है। इसका उदाहरण क्या है, पॉलीथीन और पीवीसी। पॉलीथीन मतलब जो पॉलीथीन की जो थैलियाँ बनाई जाती हैं वो इसका एक उदाहरण है, और इसका उपयोग खिलौने, कंघी और विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े पैमाने के निर्माण में किया जाता है। देखिए आप, खिलौने, कंघी, पात्रों और अन्य निर्माण हेतु इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है। और फ्रेंड्स, इसी तरह से कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार जिस सांचे में ढाल दिया जाता है उसके बाद ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के प्लास्टिक को थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। फ्रेंड्स, कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिनको हम तोड़ या मोड़ नहीं सकते, या उसको आग में जलाने पर भी वो जलते नहीं हैं, और इसका उदाहरण क्या है, बेकेलाइट और मेलामाइन इसके एक बहुत अच्छे उदाहरण हैं। फ्रेंड्स, बेकेलाइट जो है ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। आप सभी ने जीके या जनरल साइंस में पढ़ा ही होगा, है ना। और ये बिजली के स्विच और अनेक प्रकार के बर्तन के हत्थे आदि बनाने में काम आते हैं, है ना। तो ये जो बेकेलाइट है वो क्या होता है, ऊष्मारोधी होता है, और इसमें जो ऊष्मा को सहन करने की बहुत अधिक क्षमता होती है। इसलिए जो फर्श की टाइल्स हैं, है ना, जो फर्श की टाइल है, रसोई के बर्तन हैं और कपड़े बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है। और ये आग प्रतिरोधक होते हैं। फ्रेंड्स, इसी तरह हम देखेंगे कि मेलामाइन क्या है। ठीक है। तो मेलामाइन का उपयोग आग प्रतिरोधक के रूप में किया जाता है। फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन और कपड़े, ये फ्रेंड्स जो फायर ब्रिगेड के लोग होते हैं वो इस जो मेलामाइन है उसके बने वस्त्र को पहने होते हैं, और ये जो वस्त्र है वो आग के लिए प्रतिरोधी होता है, मतलब ये कपड़े आग में जलते नहीं हैं। ठीक है। तो बेकेलाइट और मेलामाइन आप याद रखिएगा। हमारा 3.5 है विकल्प पदार्थ प्लास्टिक। तो फ्रेंड्स, यदि हम कोई खाद्य सामग्री है जो खाने पीने की चीज़ है, पानी है, दूध है, अचार है, सूखे मेवे हैं, इन सब को रखने के लिए या तो मतलब हम प्लास्टिक के ही बर्तनों में मेनली ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि अगर हम लोहे के या तांबे के बर्तन में रखें तो ये सब ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि जो लोहे के या तांबे के बर्तन हैं या किसी और पदार्थ के जो बर्तन हैं वो इनसे मतलब जो खाद्य पदार्थ हो उनसे अभिक्रिया कर लेंगे, है ना, और जो खाद्य पदार्थ उसमें रखा जाएगा उसको वो ख़राब कर सकते हैं, है ना। और जबकि ये जो प्लास्टिक है वो इन चीज़ों से अभिक्रिया नहीं करते और ये धातुओं की अपेक्षा हल्के होते हैं, अतः कारों, वायुयान, अंतरिक्ष यानों में इनका उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, ये जो प्लास्टिक है हम आगे धातु और अधातु के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो धातु हैं उनकी अपेक्षा हल्के होते हैं प्लास्टिक जो हैं, और इसीलिए इनका यूज़ कार और वायुयान और अंतरिक्ष यानों में किया जाता है। और उसी तरह से मान लो हमारे घर के जो भी सामान हैं उसको हम रखने के लिए भी, क्योंकि
इसका वज़न भी कम होता है, इसकी कीमत भी कम होती है और इसकी मतलब सामर्थ्य या क्षमता भी बहुत अच्छी होती है, ठीक है, और उपयोग करने में बिल्कुल आसान होते हैं। इसी गुण के कारण इसका उपयोग घरेलू सामानों में बहुत अधिक किया जाता है, ठीक है। चलिए अब हम इसके कुछ और ऐसे गुणों के बारे में जानते हैं कि प्लास्टिक के और कौन कौन से गुण होते हैं। तो प्लास्टिक का पहला गुण है प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील है। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया कि प्लास्टिक जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करता, इसका संक्षारण आसानी से नहीं होता, इसलिए रसायनों आदि के संचयन हेतु इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हो कि जब भी ये जो धातु हैं वो हवा और जो नमी है उसके, जैसे कि मान लो आप लोहे की कोई डिब्बा लिए, अगर उसको ऐसे ही छोड़ देंगे बिना पेंट किए या फिर ऐसे ही नमी और वायु वाले स्थान में छोड़ देंगे तो उसमें जंग लग जाता है। पर जो ये प्लास्टिक है वो जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करते, उसका संक्षारण नहीं होता, मतलब इसका प्लास्टिक का क्षरण नहीं होता, ठीक है। इसीलिए इसका उपयोग बहुत सारे जो रसायन हैं, केमिकल्स वगैरह हैं, उनको रखने के लिए इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब हमारा बी देखते हैं, प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी। फ्रेंड्स, घर में जो भी चीज़ें हैं घरेलू यूज़ के, तो ये जो प्लास्टिक है वो काफ़ी हल्का होता है और वही प्रबल मतलब मजबूत होता है, चिरस्थायी होता है, मतलब जल्दी टूट फूट नहीं होती इसमें, है ना। इसको किसी भी आकार और साइज़ में ढाला जा सकता है और इसका मतलब कई उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्लास्टिक का उपयोग किया जा सकता है। तो प्लास्टिक जो है और जो धातु है उसकी अपेक्षा सस्ते होते हैं। उद्योगों में, घरेलू कार्यों में इसका बहुत अधिक उपयोग होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप घर में ही देखे होंगे बहुत सारे जो चीज़ें हैं प्लास्टिक की ही बनी होती हैं। अब जैसे कि देख लो, टीवी है, टीवी में भी प्लास्टिक है, फ्रिज है, कूलर है, लैपटॉप है, आपके मोबाइल है, ये सब किससे बने हुए हैं? प्लास्टिक से ही तो बने हुए हैं, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें अगर आप गिनने बैठो तो सुबह से शाम हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, हम अब अगला देखेंगे सी, प्लास्टिक कुचालक है। सभी जानते हो, है ना, प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत की कुचालक है, इसलिए बिजली के तार जो हैं, जो बिजली के तार हैं उसके चारों ओर ये जो प्लास्टिक है उसी को लपेटा जाता है, मतलब उससे ढका हुआ होता है। जो तांबे की तार होती है उसके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग चढ़ी होती है, जानते हो आप लोग। तो क्यों होता है? क्योंकि ये प्लास्टिक जो है कुचालक है ऊष्मा और विद्युत के, ठीक है। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि प्लास्टिक का मतलब जैसे मेडिसिन वगैरह है उसके जो कवर होते हैं, उनके रैपर होते हैं, वो भी प्लास्टिक से बने होते हैं, है ना। और जैसे कि जो गोली है या टिकिया है उसको पैक करने के लिए भी इसी का यूज़ किया जाता है। और घाव को सीने के लिए, मान लो स्टिचिंग वगैरह करते हैं, घाव किसी के घाव कट जाता है, उसको टाँके वगैरह लगाने के लिए यूज़ किया जाता है। और सिरिंज है वो भी प्लास्टिक की बनी होती हैं। जो डॉक्टर जो हैंड ग्लोव्स के हैं जो यूज़ करते हैं, और बहुत सारे जो चिकित्सा के यंत्र होते हैं उनके, वो भी किससे बने होते हैं? तो प्लास्टिक के ही बने होते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि माइक्रोवेव जो ओवन है उसमें भोजन पकाने के लिए एक अलग प्रकार के ही धातु का प्लास्टिक का पात्र बनाया जाता है। और जो माइक्रोवेव है उसमें खाना किससे पकता है? तो ऊष्मा से पकता है, मतलब गर्मी से, हीट से पकता है। परंतु जो प्लास्टिक का पात्र है जो उसके अंदर रखा हुआ होता है वो मतलब इतने हीट में भी वो जस का तस बना रहता है, जलता नहीं है, जबकि खाना जो है वो इतने गर्म टेम्परेचर में पक जाता है। फ्रेंड्स, इसी प्रकार से टेफ्लॉन भी है। टेफ्लॉन सभी ने नाम सुना होगा। यह एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं, भोजन पकाने के बर्तनों में बनाने के लिए उपयोगी है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने नॉन स्टिक पैन वगैरह तो सुने ही होंगे, तो इसमें एक टेफ्लॉन की कोटिंग चढ़ी होती है, ओके, तो इसको भी याद रखिएगा। फ्रेंड्स, अग्निसह प्लास्टिक मतलब जो आग को सहन करने की क्षमता रखते हैं, ऐसे प्लास्टिक जो हैं वो संश्लेषित रेशे से ही एक प्रकार से प्लास्टिक से ही बनाए जाते हैं।
फ्रेंड्स आप लोग जानते हो कि संश्लेषित रेशे जो हैं आसानी से आग पकड़ लेते हैं, पर जो आग बुझाने के लिए कर्मचारियों के जो कपड़े होते हैं वो किससे बने होते हैं, तो वो मेलामाइन प्लास्टिक की उस पर परत चढ़ी होती है, ठीक है, और जो कि उनको अग्निरोधक बनाते हैं। तो हमने यहाँ पर जाना प्लास्टिक के बारे में, उसके गुणों के बारे में। अब देखते हैं प्लास्टिक और पर्यावरण 6.3 है। तो प्लास्टिक का हमारे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है हम यही जानेंगे। मैंने पिछले चैप्टर्स में भी बताया था कि हम अगर बाज़ार वगैरह जाते हैं तो प्लास्टिक की थैलियों में ही हमको लपेट कर जो सामान है वो दे दिए जाते हैं, है ना। और हमारे घर में भी जो कचरा इकट्ठा होता है उसमें से बहुत ज़्यादा मात्रा में प्लास्टिक ही निकलते हैं, है ना। और प्लास्टिक जो है उसका निस्तारण एक बहुत बड़ी समस्या है। निस्तारण मतलब उसको डिकम्पोज करना या उसको डिस्पोज करना बहुत बड़ी समस्या है ना। तो पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। मतलब जो पदार्थ जो बैक्टीरिया वगैरह हैं उनके द्वारा खाद में बदल दिए जाते हैं, मतलब अपघटित कर दिए जाते हैं, उनको जैव निम्नीकरणीय कहते हैं। मतलब ये जो जीव जंतुओं के द्वारा सड़ा गला दिए जाते हैं, लेकिन जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होते उन्हें जैव अनिम्नीकरणीय कहलाते हैं। मतलब जो इन बैक्टीरियाज के द्वारा डिकम्पोज नहीं किए जा सकते उनको क्या कहेंगे, तो अनिम्नीकरणीय कहेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो प्लास्टिक हैं आप जानते होंगे कि ये अपघटित नहीं होते हैं ना, इनको सड़ने में कई वर्ष लग जाते हैं और ये पर्यावरण को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। पर्यावरण को प्रदूषित करने का एक मेन कारण यही है ना। इसके अलावा जब इन संश्लेषित पदार्थों को जलाया जाता है तो ये पूरी तरह से जलने में बहुत समय लेते हैं और इसमें बहुत अधिक विषैली जो धुएँ वगैरह हैं वो उत्सर्जित होते हैं, जो कि पर्यावरण को काफ़ी प्रदूषित करते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स जहाँ तक हो सके प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, और अगर आप मार्केट जाते हो तो कपास और जूट के बने थैलों का यूज़ करिए, और जैव निम्नीकरण और अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट को अलग से इकट्ठा करिए। मतलब जो पदार्थ सड़ गल जाते हैं उनको एक अलग बिन में डालिए और जो नहीं सड़ते उनको अलग डस्टबिन में डालिए, ठीक है। और इसे अपने मतलब घर में कम से कम ही प्लास्टिक का यूज़ करने की कोशिश कीजिए और अपने आसपास के लोगों को भी बताइए कि वो प्लास्टिक को किस तरह से मतलब यूज़ करें ताकि इससे प्रदूषण कम हो, ठीक है। फ्रेंड्स प्लास्टिक को फिर से मतलब रिसाइकल किया जा सकता है ना। तो पर जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं उन्हीं को रिसाइकल किया जा सकता है, ओके। तो जिन वस्तुओं को पुनः चक्रण किया जा सकता है ऐसे पदार्थ मतलब ऐसे वस्तुओं के आप नाम बताइएगा जिनको पुनः चक्रित किया जा सकता है, ठीक है। और फ्रेंड्स जहाँ तक हो सके हम अपनी बुद्धिमानी के द्वारा ही ये जो पर्यावरण का प्रदूषण है उसको रोकने की कोशिश कर सकते हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट दिया है 4R सिद्धांत। मतलब 4R सिद्धांत मतलब क्या है देखते हैं। उपयोग कम करिए मतलब रिड्यूस, फर्स्ट R है रिड्यूस मतलब उपयोग कम करिए, दूसरा R है पुनः उपयोग मतलब रीयूज़, तीसरा R है पुनः चक्रित करिए मतलब रिसाइकल करिए, और पुनः प्राप्त करिए मतलब रिकवर करिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि कुछ अच्छी आदतें डालेंगे। तो ये जो अच्छी आदतें हैं 4 अच्छी आदतें जो बताई गई हैं उसको अगर हम अपनाएंगे तो हमारा पर्यावरण इस प्लास्टिक से सुरक्षित रह सकता है, ठीक है। फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि गाय जो है वो इन प्लास्टिक की थैलियों को खा जाती है ना, और जिससे क्या होता है तो उनके जो पाचन क्रिया है वो बिगड़ जाती है, उनके पाचन नहीं हो पाता प्लास्टिक का, तो वो मर भी जाती हैं, है ना। तो फ्रेंड्स प्लास्टिक की जो थैलियाँ हैं उनको पानी में, सड़क में, यहाँ वहाँ मत फेंकिए, है ना। ख़रीदारी के समय जाते हुए जो अपने घर से कुछ थैला वगैरह ले जाइए, और ये जो प्लास्टिक के पदार्थ हैं उनका कम से कम उपयोग करिए, ठीक है।
फ्रेंड्स आप ये भी कर सकते हो कि प्लास्टिक के जो खाना बनाने के जो हम मतलब मार्केट से सस्ते ले आते हैं, जो पैकिंग प्लेट वगैरह प्लास्टिक के, उससे अच्छा है कि हम स्टील के बर्तनों का यूज़ करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपको बताना है बेकेलाइट व मेलामाइन के उपयोग बताने हैं और टेफ्लॉन है उसका उपयोग बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।